लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। दिस इज़ फ्रॉम आवर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग जो टॉपिक कवर अप करेंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी, द फर्स्ट टॉपिक इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड रॉड, then we are going to see principle of moments and the center of gravity. These three topics we are going to cover up from our NCERT book. So till last lecture में we were studying the angular momentum and torque के concepts देख रहे थे। आज उन्हीं सारे concepts के ऊपर we are going to proceed, अब उसकी applications देखेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड में विल टेक अ क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू कि हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड में देखेंगे पहले व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, हम इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडी देखेंगे पहले। तो अभी तक हमने पॉइंट बॉडी देखी थी। पॉइंट बॉडी में हम लोग क्या देखते आ रहे थे, वी वर ओनली कंसिडरिंग द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हम सारी की सारी फोर्सेस को कॉन्करेंट मान लेते हैं एक पॉइंट पे एक्ट करने वाली। फॉर इंस्टेंस अगर ये वाली मेरी बॉडी है तो हम एक रिजिड बॉडी को क्या करते थे, ये सारी की सारी फोर्सेस इस पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे एक्ट करते हुए दिखा देते हैं हम सारी फोर्सेस, एंड देन वी विल टेक कि इसका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में विल टेक द एक्सेलरेशन ऑफ दैट, ठीक है। उसका इफेक्ट उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं। वी आर नेग्लेक्टिंग द रोटेशनल पार्ट ऑफ दिस, बट अब यहाँ पे जो फोर्सेस हैं दे आर एक्टिंग at a different line of line of action different है, because of that there might be a rotation into it. तो अब we are going to consider the rotation in the rigid bodies. तो point body में कोई rotational equilibrium नहीं होता था, तो we only with the translation equilibrium we have shown that the body is in equilibrium. Rigid body में we have to show the translation equilibrium and the rotational equilibrium. तो आज हम पढ़ेंगे translation equilibrium, rotational equilibrium, जिसके हम translation equilibrium में we are going to see कि हमारा net external force जब ज़ीरो होता है then my momentum is conserved, my acceleration is zero, जो इफेक्ट आता है उसका ज़ीरो। सो दिस इज़ अ केस ऑफ अ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। सेम वे हम लोग देखेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, दैट इज़ torque about the point that we are going to see that should be zero, the angular momentum is conserved and my angular acceleration is zero, ठीक है। So these two conditions should be there for our equilibrium of my rigid body, ठीक है। फिर हम उसमें ही देखेंगे एक और कंसेप्ट कि जो हम टॉर्क कंसिडर कर रहे हैं अबाउट अ पॉइंट, तो कैन वी चेंज दैट पॉइंट, कि अगर हम एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कंसिडर कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर इफ दिस इज़ माय बॉडी, तो इस बॉडी में अगर मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क कंसिडर कर रहा हूँ तो ये इक्विलिब्रियम में है। इफ़ आई एम गोइंग टू कंसिडर अबाउट दिस पॉइंट रादर देन दिस वन, वी आई कंसिडर टू। तो अगर मैं टू के अबाउट सारी टॉर्क में अगर देखूँ तो इफ़ द बॉडी इज स्टिल इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम रादर देन टू, इफ़ आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं सारी टॉर्क्स निकालूँ, सो वेदर द बॉडी इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम, तो हम ये वाला चीज़ देखेंगे एक, ठीक है, कि वेदर द बॉडी इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम वी चेंज द पॉइंट अबाउट विच वी आर टेकिंग द टॉर्क, ठीक है। देन वही है, ये सारी फोर्सेस को वी कैन रिजॉल्व देम इनटू देयर इंडिविजुअल एक्सेस। तो हम लोगों को यहाँ पे जब वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी इन 3 डायमेंशन, वी हैव टू शो 6 एक्सेस ज़ीरो, ठीक है। उसका फोर्स जो होगी XYZ में ज़ीरो दिखानी पड़ेगी एंड टॉर्क भी XYZ में उसको ज़ीरो दिखानी पड़ेगी, ठीक है, वेन एवर वी आर शोइंग इट इन टू द 3D। बट हमारी मोस्टली द एग्जाम्पल्स दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर आर इन द कोप्लेनर में हमारे को 3 कंडीशन दिखानी होती है। फर्स्ट इज आर FX, एक्स डायरेक्शन में मेरी नेट फोर्स ज़ीरो, वाई डायरेक्शन में मेरी नेट फोर्स ज़ीरो, जो कि मेरा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम दिखाएगा, एंड माई टॉर्क विल बी ज़ीरो, जो मेरा प्लेन है, जो मेरा फोर्सेस हैं उसके परपेंडिकुलर जो है, जिस प्लेन में मेरी फोर्सेस लग रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में आई हैव टू शो ऑल माय टॉर्क शुड बी ज़ीरो, सो दैट इज गोइंग टू शो माय रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो हम लोग मोस्टली वी आर कंसिडरिंग द कोप्लेनर फोर्सेस। तो इन दिस केस आई हैव टू शो थ्री कंडीशंस ओनली, तीन कंडीशन को दिखाना पड़ता है टू शो दैट माय बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसके अंदर मेरा ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों आ जाता है, ठीक है। हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कोप्लेनर फोर्सेस का। देन वी आर गोइंग टू सी पार्शियल इक्विलिब्रियम देखेंगे, जिसके अंदर देखेंगे बॉडी जो है मेरी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल होता है कपल का, ठीक है, इस कपल का एग्जाम्पल है। तो जैसे हमने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक में, वन इज बॉटल लिड ओपनिंग एंड द मैग्नेटिक नीडल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल देखेंगे। फिर सेकंड पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, मेरी बॉडी जो है ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम नहीं है बट द बॉडी इज़ रोटेशनली इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सो ये हमने एग्जांपल्स बहुत सारे देख ही रखे हैं कि बॉडी इज़ नॉट इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
बॉडी इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये तो अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे थे, तो दिस वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। और एक ये वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी में आज ये सब तक देखेंगे। फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है, दैट इज नथिंग बट जस्ट एक्सटेंशन ऑफ आवर पार्शियल इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स देखेंगे। इसके अंदर वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ लीवर, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लीवर ऑन द बेसिस ऑफ लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम, इन तीनों की पोजीशन की चेंज से वी विल बी हैविंग द टाइप ऑफ लिवर्स, ठीक है, इन तीनों की पोजीशन की चेंज से। फॉर इंस्टेंस वी आर गोइंग टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ लिवर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, दैट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम के बेसिस पे, ठीक है। इन तीनों के हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है। ये हमारा टाइप्स ऑफ लिवर्स में देखेंगे। फिर हम लिवर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैकेनिकल एडवांटेज का, ठीक है, जो कि हमारा काफ़ी यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ लिफ्टिंग द हैवी लोड्स एंड ऑल, वी यूज़ इट क्वाइट ऑफ्टन, ठीक है। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज देखेंगे विद द लिवर, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है, ठीक है, एंड हाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिन लिंक्ड विद ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर हम देखेंगे हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर सेंटर ऑफ मास, वेदर इट इज सेम or whether it's different, if it's different in what case this center of gravity is different from my center of mass, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, this is what we are going to discuss today in our today's lecture, right। तो अब we are going to go into the NCERT के अंदर चलते हैं, we'll start exploring the topics। so हम पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है। so द फोर्सेस चेंज द ट्रांसलेशन स्टेट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे दिखा रखे हैं जो हमारा फोर्सेस होती हैं, जो हमारी फोर्सेस होती हैं दैट चेंज द ट्रांसलेशन मोशन चेंज करती है, ठीक है। वेन एवर यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉडी दैट चेंज द ट्रांसलेशन मोशन, जिसकी वजह से देयर इज अ लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। तो dp/dt, सो दैट इज माई न्यूटन सेकेंड लॉ कि एफ एक्सटर्नल इज गोइंग टू गिव यू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेम वे अगर मेरे को रोटेशनल चेंजेस देखने होते हैं तो आई हैव टू सी द टॉर्क कितना अप्लाई हो रहा है बॉडी के ऊपर, ओनली इफ आई हैव टू सी द रोटेशनल चेंजेस, ठीक है। तो अभी तक हमने अगर मेरे को किसी भी रिजिड बॉडी का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दिखाना होता है तो आई जस्ट हैव टू शो बोथ द थिंग्स, वो लीनियर मोमेंटम भी उसका कंजर्व्ड है एंड एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व्ड, ठीक है। अभी तक हम लोग पॉइंट मासेस देख रहे थे, पॉइंट मास में हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन दिखा रहे थे, ठीक है। अगर मेरे को किसी रिजिड बॉडी का दिखाना होता है आई हैव टू शो दैट फॉर एनी रिजिड बॉडी, ठीक है, फॉर एनी रिजिड बॉडी आई हैव टू शो द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो आई हैव टू शो बोथ द थिंग्स, एफ एक्सटर्नल शुड बी 0 एंड नेट, एंड दिस इज नेट, ठीक है, नेट एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 एंड नेट टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ माई फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 माई लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड माई एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। ये हमारे को दिखाना होता है फॉर द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इफ माई this is 0, force external, net force external is 0, that my acceleration will be 0 in the my translation equilibrium, और यहाँ पे मेरा angular acceleration alpha will comes out to be 0, ठीक है, यहाँ पे मेरा alpha will be 0। फिर यहाँ पे यही दिखा रखा है कि नेट फोर्स जो होगी आपकी, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन द रिजिड बॉडी इज 0 फॉर योर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दैट इज योर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। सेम वे जब आप वेक्टर सम ऑफ योर ऑल द टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी इज 0 देन दिस इज कॉल्ड द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रेज किया गया है कि जो मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू चेंज द पॉइंट अबाउट विच आई एम टेकिंग द टॉर्क, फॉर इंस्टेंस अगर ये वाला एग्जांपल है मेरा, इफ़ दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दिस लेडर, ठीक है, द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन दिस लेडर, और इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, एक तो ये फोर्स लग रही है फ्रॉम द ग्राउंड नॉर्मल, एक है फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है, ये वॉल से नॉर्मल लग रही है, ठीक है, ये मैन का वेट हो गया और ये मेरा लेडर का वेट हो गया, ठीक है, ये सारी इस पर फोर्सेस लग रही है। तो मेरे को इसका अगर इक्विलिब्रियम दिखाना है तो इसका ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या करेगा, एफ एक्स, और ये बिकॉज इट इज़ इन 2D प्लेन, तो एफ एक्स और एफ वाई में वी हैव टू शो कि नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इन एफ एक्स एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये दोनों दिखाना पड़ेगा। दूसरा मेरे को दिखाना पड़ेगा टॉर्क अबाउट अ पॉइंट विच इज़ एक पॉइंट अबाउट अ पॉइंट वी हैव टू शो दैट शुड बी 0, नेट टॉर्क अबाउट अ पॉइंट शुड बी 0, ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा। अब वो पॉइंट कौन सा लूँगा मैं, ठीक है, आई कैन टेक एनी पॉइंट, ये वाले इस आई कैन शो द, अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में तो आई कैन शो अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, एंड इनफैक्ट द पॉइंट आउटसाइड ऑल्सो आई कैन शो, ठीक है, अबाउट द पॉइंट आउटसाइड आई कैन शो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग बिकॉज हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो पॉइंट जो हो नियर टू माई, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस मेरी जा रही हैं उस पॉइंट के पास हो, ताकि मेरी ये दोनों फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाए, तो मेरे को रिजॉल्व करने के लिए कम फोर्सेस रहें बस, ठीक है। अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँगा, कोई ऐसी रैंडम पॉइंट ले लूँ, तो मेरे को ये 1 2 3 4 5 फोर्सेस का टॉर्क निकालना पड़ेगा। अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लूँ तो मेरे को इन दोनों का तो 0 ही हो गया, बिकॉज आर कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। तो ये मेरा एडवांटेज होता है टू कंसीडर पॉइंट फ्रॉम वेयर मल्टीपल फोर्सेज आर बीन गोइंग ऑन, ठीक है। तो अगर मेरे को ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो आई कैन टेक आउट कोई भी पॉइंट के, वो जो पॉइंट होगा जो मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम लूँगा दैट इज़ जो
रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो टॉर्क निकालूंगा दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और वो मैं पॉइंट कोई भी ले सकता हूँ. आई कैन टेक आउट अबाउट दिस पॉइंट, आई कैन टेक आउट अबाउट दिस पॉइंट, आई कैन टेक आउट इन विद इन द बॉडी ऑल्सो. बट द बेस्ट जो होता है सिनारियो, बेस्ट जो अप्रोच होती है वो वहीं पे लेना होता है जहाँ से मेरी बहुत सारी फोर्सेस पास ऑन कर रही है. ठीक है, या फिर नेक्स्ट बेस्ट होता है मेरा, या फिर आप सेंटर ले लो आप, बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे सेंटर है, सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया. तो इस केस में हम देख रहे हैं हमारी दो फोर्सेस पास हो रही हैं, तो विल टेक दिस एज ए पॉइंट, ये एज अ दिस वी आर गोइंग टू टेक अ सेंटर. ठीक है, इसके अबाउट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ दिस. तो इसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो दिस, और ये इसका डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर दिस वन. ठीक है, अब ये इनटू दिस, अगर मैं इसका डायरेक्शन देखूँ तो आर क्रॉस एफ विल कम आउट ऑफ द प्लेन. ठीक है, ये टॉर्क हो गया. इसका टॉर्क देखूंगा, इसका टॉर्क कितना हो गया, नीचे ये हो गया, दिस इज माई आर. ठीक है, दिस इज माई आर परपेंडिकुलर. ठीक है, दिस इज माई आर परपेंडिकुलर. तो इसका टॉर्क देखूंगा दैट इज ऑल्सो आउटसाइड ऑफ द प्लेन. ठीक है, इन दोनों का आउटसाइड ऑफ द प्लेन. इसका देखते हैं, इसका it should be inside, then only this will be in equilibrium, otherwise it will not be in equilibrium. तो इसका देखते हैं, इसका जो हो गया perpendicular distance कितना हो गया, this will be this perpendicular distance, ये perpendicular distance हो गया, this one, this is my perpendicular distance. अब इसका टॉर्क कितना हो गया मेरा, about this, so perpendicular distance ये वाला भी ले सकते हैं, दिस इज सेम, तो दिस इज ऑल्सो आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इसके अबाउट टॉर्क कितना हो गया, दिस इज माई आर, दिस इज माई एफ. तो इसके अबाउट मैं टॉर्क लूँगा दैट विल कम्स आउट आर क्रॉस एफ लूँगा मैं, तो दैट इज गोइंग इनसाइड द बॉडी. ठीक है, बिकॉज दिस इज आर, दिस इज माई एफ, तो दैट इज गोइंग इनसाइड. तो इसका जो मेरा टॉर्क होगा दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन. ठीक है, इसका जो होगा और इसका होगा दैट इज कमिंग आउटसाइड ऑफ द प्लेन, एंड दैट विल बी इक्वल. ठीक है, सेम वे अगर इस वाले पॉइंट के अबाउट भी निकालूंगा देन ऑल्सो इट विल कम आउट टू बी सेम. इसका हम एग्जाम्पल अभी एक न्यूमेरिकली एनालिसिस भी करेंगे इसका, फ्रॉम द एग्जाम्पल विच इज बीन गिवन टू अस. So here one of the example number 7.7 हम लोग डिस्कस करेंगे, where the proof has been given to us कि rotational equilibrium condition is independent of the location of origin about which the torques are taken. ठीक है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो. ठीक है, आप लेकिन जो कंसिडर किया जाता है वही पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेस आपकी जीरो हो जाए. ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकली थोड़ा ईजी रहे, राइट. फिर दिस कंडीशन यू कैन राइट इट इनटू, जैसे आपका ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स यू कैन राइट इट इनटू द वेक्टर्स. ठीक है, इसके कंपोनेंट ले सकते हो इन 3D, यू कैन टेक 3 कंपोनेंट एक्स वाई जेड. तो आपका जो फोर्सेस होंगे अलॉन्ग द एक्स, अलॉन्ग द वाई एंड अलॉन्ग द जेड, दैट शुड बी जीरो. ठीक है, आपने वेक्टर को एज अ स्केलर प्रेजेंट कर दिया, स्केलर इन एक्स डायरेक्शन, स्केलर इन वाई डायरेक्शन, स्केलर इन जेड डायरेक्शन. इन तीनों की जो होगी मेरी फोर्सेस अलॉन्ग देयर डायरेक्शन इट विल बी जीरो. ठीक है, ये हम ऑलरेडी जब हम लॉज ऑफ मोशन देख रहे थे तो उसमें भी हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में वी हैव सीन दिस, उसमें हम लोग we are doing it in two dimensions only, x and y में. ठीक है, यहाँ पे if the body is in a 3D shape then we have to do it in 3. ठीक है, तो हमें x y z में. सेम वे हमारे को टॉर्क हमारे को दे रखा है बॉडी के ऊपर, नेट टॉर्क आ रहा है एक डायरेक्शन में, वी हैव टू रिजॉल्व इट इनटू 3 डायमेंशन एंड वी हैव टू शो कि ऑल द 3 डायमेंशन में मेरी टॉर्क कम्स आउट टू बी जीरो. ठीक है, इन 3D स्पेस आई हैव टू शो 6 कंपोनेंट्स शुड बी जीरो इन 3D स्पेस. ठीक है, so 6 independent condition needs to be satisfied for our mechanical equilibrium of the rigid body. ठीक है, ये 6 कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए for the condition of my rigid body. fx force in x direction, force in y direction, force in z direction, net external force in all 3 direction should be 0, और जो मेरा टॉर्क है net external torque in all 3 should be 0. ठीक है, सो इफ़ द नंबर ऑफ, और जो हमारे जो फोर्सेस होती हैं जो हम कंसिडर करेंगे अपने एग्जांपल में, दीज आर द कोप्लेनर फोर्सेस. कोप्लेनर का मतलब एक सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट कर रही हैं फोर्सेस. फॉर इंस्टेंस के वी आर नॉट कंसिडरिंग द फोर्सेस विच आर नॉट इन प्लेन. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस अगर ये रॉड है तो आई एम कंसिडरिंग द फोर्सेस, दीज 2 फोर्सेस, दीज आर इन प्लेन ओनली. ठीक है, दीज आर, ये ऐसा नहीं है कि दीज आर नॉट इन प्लेन. अगर मैं इसको करूँ, ये वाली ये हो गई. ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स जो लग रही है दैट इज इनसाइड द प्लेन. ठीक है, प्लेन के अंदर जाती हुई फोर्स लग रही है, then this would be a 3D. ठीक है, then it will not be a coplanar forces. ठीक है, अब हमारे जो एग्जांपल होंगे कोप्लेनर फोर्सेस के, उसके अंदर मेरे को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए 3 कंडीशन चाहिए, जिसमें 2 मेरी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए होती है. उसमें क्या होता है, सम ऑफ जो मेरे fx का जो सम होगा और fy का मेरा होगा, नेट fy का, दैट शुड कम्स आउट टू बी जीरो. ठीक है, fx और fy मेरा जीरो होना चाहिए. दैट इज माई 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, कोई भी आप कंसिडर कर लो 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट शुड बी जीरो. ठीक है, वो नहीं है ये xy, ये नहीं होने चाहिए, आपके ये भी हो सकते हैं, कोई भी xy ले सकते हो. ठीक है, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आप रिजॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू जीरो. ठीक है, ये आपकी फॉर द कोप्लेनर फोर्सेज जब आपकी बॉडी में है तब आपकी पहली कंडीशन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की हो गई. रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है आपको कंपोनेंट ऑफ टॉर्क लेने हैं अलॉन्ग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें फोर्स एक्ट कर रही है. फॉर इंस्टेंस अगर ये दोनों फोर्स इसमें एक्ट कर रही हैं तो ये दोनों फोर्स मेरी, सपोज दिस इज माई
एक्स एंड वाई प्लेन में एक्ट कर रही हैं, तो मेरी जो टॉर्क आएगी, टॉर्क कम्स आउट टू बी इन जेड डायरेक्शन, तो टॉर्क मेरी बाहर की साइड में आएगी, ठीक है। इसकी जो टॉर्क आएगी आर क्रॉस एफ में देखूंगा बाहर की साइड आएगी, इसकी टॉर्क जाएगी वो अंदर की साइड। तो बट इट इज़ परपेंडिकुलर टू माई प्लेन, ठीक है। जो दोनों मेरी फोर्सेस एक्ट कर रही है ना वो एक्स वाई प्लेन में कर रही हैं, बट माई टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इज़ इन जेड प्लेन, ठीक है, जो मेरी टॉर्क होगी। सो यहाँ पे वही दे रखा है कि आपको कोप्लेनर फोर्सेस में 3 कंडीशन दिखानी है। 2 आपको ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की, जहाँ पे आपको सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द प्लेन मस्ट बी 0, और तीसरी कंडीशन आपने दिखानी है इक्विलिब्रियम की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, दैट इज कि आपके जो टॉर्क है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फोर्सेस मस्ट बी 0, ठीक है। नाउ वी विल कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिजिड बॉडी विद द पार्टिकल। तो पार्टिकल में हम लोगों ने क्या किया था, जैसे इफ दिस इज माई पार्टिकल, तो हम लोग क्या करते थे, इस पार्टिकल को एज अ स्मॉल पार्टिकल ले लेते थे, एज अ पार्टिकल कंसिडर कर लेते थे। इस बॉडी को अभी तक जो हम पहले कर रहे थे तो उसको हमने पार्टिकल कंसिडर कर लिया। पार्टिकल के ऊपर तो अब इसी पॉइंट पे मेरी कॉन्करेंट फोर्सेस हो गई ना, सारी फोर्सेस इसी पॉइंट पे मेरी एक्ट करेंगी, तो इसके अंदर रोटेशन तो कुछ होगा ही नहीं, ओनली ट्रांसलेशन होगा। जो भी नेट होगा इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे एक्स और वाई में, ठीक है। एक्स वाई में ब्रेक डाउन कर दिया, जो भी मेरी नेट फोर्सेस आएगी आई कैन गेट इफेक्ट ऑफ माई फोर्स ए एक्स हो गया इधर, और ये मेरा ए वाई, एक्सेलेरेशन इन एक्स, एक्सेलेरेशन इन वाई हो गया, ठीक है। तो दिस वे वी हैव बिन डूइंग कि इक्विलिब्रियम ऑफ सम ऑफ द फोर्सेस कम्स आउट टू बी 0 बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन वन सिंगल पॉइंट इन आर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अब उसमें करते थे, बट इन आर रिजिड बॉडीज वी विल नॉट कंसिडर दैट। सो इस पॉइंट के अबाउट वी हैव टू फॉर वन सिंगल पॉइंट के अबाउट वी हैव टू कंसिडर माई रोटेशनल ऑल्सो फॉर दिस बॉडी, ठीक है, not just the equilibrium. So this body हमें इसका रोटेशनल भी देखना पड़ेगा। if we are considering the whole rigid body then it is rotating also and this is translating also, ठीक है। Now we'll see the concept of a partial equilibrium, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्या देखा, the body should be mechanically equilibrium होनी चाहिए, जिसके अंदर ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों होने चाहिए इक्विलिब्रियम में। अब हम देखेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर या तो मेरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा या मेरा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। So it can be a translation equilibrium, not a rotational equilibrium, or it may be rotational equilibrium, not translation, ठीक है। तो या मेरा रोटेशन होगा not translation, या मेरा ट्रांसलेशन होगा not rotational, ठीक है। तो ये वाला तो हमने ये वाला हम देखेंगे, this is what we call couple, and this part तो we have seen many times, ठीक है। अब हम कंसिडर करते हैं सबसे पहला वाला, यहाँ पे इस वाले में वी आर हैविंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है। बिकॉज अब इफ़ यू सी दिस रॉड विच इज़ ऑफिंग द नेग्लिजिबल मास, तो इस पर फोर्सेस ये लग रही है, इस पर फोर्स ये लग रही है, ठीक है। इस पर नेट फोर्स कितनी आ रही है, नीचे आ रही है 2F, मेरी 2F फोर्स नीचे आ रही है। सो दिस इज़ नॉट इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम इसमें नहीं है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं इसका टॉर्क निकालूं तो दिस विल बी, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो आर क्रॉस एफ मेरा अंदर की साइड में हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें मैं देखूंगा आर, ये मेरा इधर की साइड टॉर्क आ गया, ठीक है, ये इसको इधर की साइड पुश कराएगा, ठीक है। दोनों अपोजिट हैं और दोनों इक्वल हैं, बिकॉज फोर्स दोनों इक्वल हैं और दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज और ऑल्सो सेम अबाउट दिस पॉइंट। तो मेरा दिस बॉडी इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम बट द बॉडी इज नॉट इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम बट नॉट इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, तो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0 हेयर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, अब ये वाली फोर्सेस को आई जस्ट अपोजिट दिस, ठीक है। अब ये मैंने अपोजिट कर दी ये वाली फोर्सेस। अब इस केस में क्या होगा, माई बॉडी कम्स आउट टू बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में आ गई, ठीक है। अब मैं इसको, ये फोर्स मेरे ऊपर आ गई नीचे, ठीक है। नाउ द बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। अगर मैं एफ वाई देखूँ, एफ वाई में मैं फोर्सेस देखूँ तो दैट विल कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। ये ऊपर है, ये नीचे है, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 0, बट नाउ द बॉडी इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये बॉडी जो है रोटेशनल में नहीं है, बिकॉज हम देखें जो मेरा बॉडी है दैट विल फॉर्म अ कपल। तो ये मेरा आर हो गया, आर परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका जो मेरा टॉर्क आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी बाहर की साइड में आएगा, ठीक है। इसका मैं देखूंगा, इसका टॉर्क आएगा अंदर की साइड में, ठीक है। इसका टॉर्क आएगा अंदर की साइड में, नहीं, इसका भी टॉर्क आएगा मेरा बाहर की साइड में, इसका भी बाहर की साइड में आएगा, इसका भी बाहर की साइड में टॉर्क आएगा। तो दैट मीन्स इट इज़ फॉर्मिंग ए कपल, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ठीक है। इट इज़ फॉर्मिंग अ कपल एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। सो यहाँ पे हम देखेंगे व्हेन टू फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, कपल क्या होता है हमारा, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है। द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस आर इक्वल, नॉट अपोजिट, बट दे आर नॉट अपोजिट, ठीक है। ये जो मोमेंट है दे आर नॉट अपोजिट, ये ऐसे अपोजिट नहीं है, दे आर नॉट अपोजिट, बट they are act in a same sense and cause a anti clockwise, ठीक है। इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये जो मेरा रॉड को। सो दिस बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अगर मेरी रॉड फिक्स भी ना हो देन द रॉड विल डू अ प्योर ट्रांसलेशन, बिकॉज इस पर प्योर रोटेशन, बिकॉज ट्रांसलेशन तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि मेरी नेट जो मेरी ट्रांसलेशन
नेट फोर्स है मेरी, लीनियर फोर्स है, वो तो मेरी ज़ीरो है। ओनली ये जो फोर्सेस हैं दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ कपल, बस ये प्योर रोटेशन करेगा। अगर मैं इसको फिक्स भी ना करूँ, इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू फिक्स इट अबाउट सी और एनी अदर पॉइंट, दिस बॉडी विल स्टिल डू अ प्योर रोटेशन। सो कपल क्या होता है मेरा, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, अगर ये दोनों मेरे ऐसे होते हैं, ठीक है, ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं बट सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये मेरा दैट विल नॉट फॉर्म अ कपल। ठीक है, यहाँ पे मेरा डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, दैट्स वाई दे आर प्रोड्यूसिंग अ रोटेशन मोशन विदाउट ट्रांसलेशन। ठीक है, सो कपल रोटेशन मोशन विदाउट ट्रांसलेशन, इक्वल एंड अपोजिट, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, दैट इज माई कपल। सो इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे, ओपनिंग ऑफ अ लिड ऑफ द बॉटल। ठीक है, आप जब बॉटल को ओपन करते हो, यू जस्ट अप्लाई अपोजिट आप फोर्सेस लगाते हो, इस पर आप इधर लगाते हो, इस पर इधर लगाते हो, एंड द बॉटल विल ओपन। ठीक है, ये ठीक है, द बॉटल विल ओपन। सो ओपन करने के लिए आप इस पे इधर लगाओगे, इस पे इधर लगाओगे। ठीक है, सो देन द बॉटल विल ओपन। ठीक है, सेम वे कॉन्सेप्ट होता है इसका, कंपास निडल का होता है, दैट इज गोइंग टू रोटेट अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमारी कंपास निडल होती है, सो जो फोर्स होती है मेरी नॉर्थ पोल की, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड द नॉर्थ, और साउथ पोल की फोर्स होती है ऑलवेज टुवर्ड द साउथ। सो इन द नेक्स्ट पेज विल सी दिस। सो दिस इज माई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज माई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मेरा दिस इज माई साउथ पोल, ये मेरा साउथ पोल होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ये मेरा नॉर्थ पोल है। तो अगर मेरी मैग्नेटिक नीडल है दैट विल ऑलवेज भी नॉर्थ जो होगा इसका इस डायरेक्शन में होगा। ये मेरी मैग्नेटिक नीडल्स हैं ये सारी। ठीक है, सो मेरी मैग्नेटिक नीडल है, तो यहाँ पे क्या है, मेरा अर्थ का जो है नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, जो मेरा अर्थ का नॉर्थ है, तो मेरी जो भी नीडल होगी उसका जो साउथ होगा वो रोटेट करके इस डायरेक्शन में आ जाएगा, वो रोटेट करके इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में अगर मेरा साउथ है, इस डायरेक्शन में मेरा नॉर्थ है। ठीक है, तो मेरा जो फोर्स लगा रहा होगा ये इस पर इधर लगा रहा होगा और इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्सेस होंगे, तो जिसकी वजह से ये रोटेट करके ऐसे आ जाएगा, इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, यहाँ पे मेरा साउथ आ जाएगा, इस तरीके से रोटेट करके आ जाएगा। राइट, सो ये मेरा दिस इज अ कपल रोटेशन अंडर द ऑफ माई मैग्नेटिक नीडल अंडर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। राइट, so Earth's magnetic field exert equal and opposite forces on the poles of the needle, that's why they align with the Earth's magnetic field. Right, अब हम देखते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था ना कि मोमेंट ऑफ द कपल डज नॉट डिपेंड अपॉन द पॉइंट्स ऑफ टेकिंग द, जो हमने देखा था रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, वी कैन टेक किसी भी पॉइंट के अबाउट वी कैन टेक द टॉर्क, इट विल कम आउट टू बी सेम। तो वो वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं अब हम कि वाई इट इज़ कमिंग आउट टू बी सेम, विल सी द डेरिवेशन ऑफ दैट। ठीक है, सो सपोज दिस AB rod is there and this is my forces acting on to it. ठीक है, ये forces act कर रही हैं, I can take out किसी भी point से ले सकता हूँ, but we are taking out somewhere outside। इस point पे हम लोग we are taking out the normal। ठीक है, इसका सॉरी टॉर्क निकालना है इस point के अबाउट, तो इस point के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो कितना होगा मेरा टॉर्क इसके अबाउट। सो टॉर्क ऑन दिस, सो टॉर्क कम्स आउट टू बी दिस इज, इसका जो टॉर्क होगा दिस इज R क्रॉस F, वो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और इसका कितना होगा R क्रॉस F, तो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो एक काइंड ऑफ अ कपल नहीं बनाएगा, कपल बनाएगा इस एक। ठीक है, इट्स इज फॉर्मिंग अ कपल, बट वी आर गोइंग टू फाइंडिंग आउट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क होगा मेरा, टॉर्क विल बी, सो दिस इज, इसका जो होगा दैट इज फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो माइनस F क्रॉस x1, सॉरी इसको हम लिखेंगे, सो टॉर्क 1 होगा, इस वाले का निकालते हैं, टॉर्क 1 इज इक्वल टू R1 क्रॉस F। ठीक है, दिस फोर्स इज नेगेटिव। सेकेंड वाले का निकालते हैं टॉर्क 2, दैट इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा मेरा R2 क्रॉस F। ठीक है, ये मेरा टोटल हो गया। ठीक है, अब इस पर नेट टॉर्क निकालते हैं ऑन दिस रॉड AB पे नेट टॉर्क निकालते हैं, दैट इज τ1 प्लस τ2 करते हैं। तो यहाँ से मैं अगर ये आएगा मेरा R1, तो यहाँ पे आएगा मेरा R2 माइनस R1 क्रॉस F। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी माई टॉर्क R2 माइनस R1 क्रॉस F। अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करता हूँ ना, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस R1 हो गया, तो R2 माइनस R1 क्रॉस F। तो R2 माइनस R1 कितना है आपका, R2 ये है आपका, R1 ये है, तो R2 माइनस R1 कम्स आउट टू बी दिस वन। ठीक है, AB, R2 माइनस R1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू AB, तो R2 माइनस R1 इज AB क्रॉस F। तो यहाँ पे आपका you will get this same result to itself, AB cross F, right? So
दिस इज आप कोई भी पॉइंट से लोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट ए बी क्रॉस एफ, ठीक है। आप यहाँ इस पॉइंट के अबाउट लो, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं निकालूँ टॉर्क तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, इसका टॉर्क कितना आएगा टोटल एफ आर ए बी कितना हो जाएगा ए बी क्रॉस एफ, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट लूँगा मैं, इस पॉइंट के अबाउट लूँगा देन ऑल्सो इट विल कम कि इस पॉइंट के अबाउट ये मेरा आर होगा, इस पॉइंट के अबाउट ये वाला आर होगा, तो टोटल मैं देखूँगा दैट इज़ नथिंग बट R1 क्रॉस एफ प्लस R2 क्रॉस एफ, तो ये R1 प्लस R2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू ए बी क्रॉस एफ, ठीक है। तो मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट या बाहर ले लूँ कोई भी पॉइंट या इंटरनल कोई भी पॉइंट ले लूँ उस बॉडी के अंदर, तो मैं टॉर्क लूँगा, मोमेंट जो आएगा मेरा दैट विल कम्स आउट टू बी सेम, ठीक है, मोमेंट मेरा सेम आएगा, राइट। So this is clearly this is independent of the origin and the point about which we took the moment, it does not depend आप किस point के about ले रहे हो, ठीक है, right। next देखते हैं, next topic देखते हैं, we are going to see the principle of moments, ठीक है। principle of moment को समझने के लिए we'll consider our example, ठीक है। we'll take this rod, this is my light rod, ठीक है, and this is fulcrum at this point, इस point के about pivoted है and there's a force onto it, ठीक है। इस पे force एक इधर लग रही है and the force is there, ठीक है। यहाँ पे दो forces लग रही हैं और ये जो इसकी वजह से इस पे reaction ऊपर की साइड में लग रहा है, ठीक है। this is what, ये जो arrangement होता है this arrangement what we call the lever, ठीक है। ये हमने arrangement इस टाइप के काफ़ी देखे होंगे in case of our seesaw, जो बच्चों का ये होता है सीसॉ होता है इन द प्ले ग्राउंड, दैट वी हैव सीन कि इट इज़ फल्क्रम अबाउट दिस पॉइंट एंड यहाँ पे देयर आर सीट्स, द चिल्ड्रन सिट ऑन टू दिस, ठीक है, इस तरीके से होता है। सो हेयर ऑल्सो एक सिंपल रॉड एंड इफ इट्स बीन बैलेंस्ड अबाउट अ फल्क्रम, ठीक है, और यहाँ पे हमारा दो, यहाँ पे दिस वी कैन से टू फोर्सेस आर देयर, सो दिस अरेंजमेंट इज़ व्हाट वी कॉल द लिवर, ठीक है। इस अरेंजमेंट को वी कॉल द लिवर, राइट। अब यहाँ पे जो फोर्सेस होती हैं विल टेक टू फोर्सेस F1 एंड F2 यूजुअली परपेंडिकुलर टू अर लीवर लेके चलते हैं। अगर परपेंडिकुलर भी ना हो, अगर ये एंगल पे हो तो एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा, तो इसका जो टॉर्क होगा दैट विल बी जीरो। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट लूँगा इस वाली लाइन के तो इसका टॉर्क जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे जो होगा एंगल कम्स आउट टू बी थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो हम टॉर्क लेंगे जो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा F2 साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, दैट कंपोनेंट ओनली वी आर गोइंग टू टेक फॉर कंसिडरिंग द टॉर्क, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो मेरा पूरा का पूरा कंपोनेंट वी कैन टेक, ठीक है। Now what we will do, we'll take, if this rod is in equilibrium तो इसका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम निकालेंगे। इसका पहले हम निकालेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, देन वी आर गोइंग टू टेक आउट दिट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा इसका, द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम विल बी कि इसके फोर्सेस क्या है, नीचे फोर्सेस क्या है F1 प्लस F2 और माइनस R इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया मेरा। अब मैं इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालूंगा, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालते हैं, तो दिस फोर्स इज देयर, दिस फोर्स इज देयर, तो इसके अबाउट ये वाली फोर्स R क्रॉस F विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इसके अबाउट देखेंगे दिस इज R क्रॉस F विल बी सो इन दिस डायरेक्शन, तो अपोजिट है मेरी, ठीक है। दोनों बोथ आर अपोजिट, बोथ कम्स आउट टू बी अपोजिट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आई टेक इसका देखते हैं पहले, सो दिस वन इज़ D1, सो विल टेक नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोशन होता है वी टेक इट पॉजिटिव, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये इसका क्या होगा, सो दिस इज़ माई R, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स का, तो दिस इज माई R की डायरेक्शन, ये मेरी F की होगी, R क्रॉस F मेरा इस डायरेक्शन में आ गया, दैट इज़ माई एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो हम मोमेंट लेंगे दैट इज़ माई पॉजिटिव, तो ये हो गया मेरा D1 इंटू F1, ठीक है, ये हो गया मेरा पॉजिटिव। ये देखते हैं ये कितना हो गया, दिस इज़ माई R और ये R की डायरेक्शन हो गई, ये मेरा F हो गया, R क्रॉस F किया मैंने, इस डायरेक्शन में आ गया, तो ये दिस डायरेक्शन इज़ माई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरा ये मेरा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये मेरा क्लॉकवाइज है, तो दिस विल टेक इट माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस D2, ठीक है, इंटू F2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक इक्वेशन बनी, ये मेरी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हो गई और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हो गई मेरी R इज बैलेंसिंग माई दीज टू वेट्स, ठीक है। तो ये मेरी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हो गई। अब यहाँ पे जो मेरी कंडीशन आ रही है D1 F1 इज इक्वल टू D2 F2, तो ये वाली जो कंडीशन होती है फ्रॉम वेयर एक कॉन्सेप्ट निकलता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज का, ठीक है। वो क्या निकलता है हमारा, वी आर गोइंग टू सी इट हेयर। सो फॉर इंस्टेंस अगर मेरा इफ़ दिस इज़ देयर, दिस रॉड इज़ देयर, इफ़ आई एम गोइंग टू कीप अ लोड हेयर, ठीक है, यहाँ पे मैं हैवी लोड रख दूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, मेरा दिस हैवी लोड इज़ नथिंग बट जो इसका मास होगा mg, ठीक है, mg इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो गया, ये हो गया, सपोज ये हो गई F1, D1 इज इक्वल टू F2
D2, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे हैवी लोड है, इफ़ आई एम कीपिंग अ वेरी हैवी लोड हेयर एंड दिस डिस्टेंस आई एम कीपिंग इट स्मॉल, तो इसका इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी दिस इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मैं इसकी अगर लेंथ बढ़ा दूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस D, तो मेरी यहाँ पे एफर्ट कम लग जाएगी ना टू मेंटेनिंग दिस वेट। यहाँ पे F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2 है, तो यहाँ पे मैं बहुत हैवी वेट रख दूँ बिल्कुल पास में इसके, ठीक है, बिल्कुल पास में। तो यहाँ पे मेरा D1 छोटा हो गया बट माई वेट इज़ हैवी। यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, इसकी लेंथ बढ़ा दूँ, ये ठीक है, इसकी लेंथ मैंने बढ़ा दी, इसकी लेंथ बढ़ा दी, तो मेरे को यहाँ पे जो एफर्ट लगानी पड़ेगी दैट एफर्ट विल बी लेस बिकॉज माई F1 इंटू D2 है, F2 इंटू D2 है। तो यहाँ पे मेरा D2 ऑलरेडी बड़ा है, तो F2 मेरा छोटा हो जाएगा ना, F2 मेरा छोटा हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी कॉल द मैकेनिकल एडवांटेज। तो आप यहाँ पे लोड लगा रहे हो और यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हो, तो आप हैवी लोड उठा लेते हो विद योर लेस एफर्ट विद दिस मैकेनिकल आर्म, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल द मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। सो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है कि लोड आर्म हो गई आपकी, ये लेफ्ट आर्म इफ़ यू आर हैविंग दिस, सो इफ़ यू टेक दिस, तो ये आपकी हो गई लोड आर्म, दिस इज़ योर लोड आर्म एंड दिस इज योर एफर्ट आर्म, ठीक है। ये आपकी एफर्ट आर्म हो गई, एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म। आपने इस पर लोड रखा एंड हेयर यू आर अप्लाइंग द एफर्ट टू लिफ्टिंग इट अप, यू आर अप्लाइंग द एफर्ट टू लिफ्टिंग इट अप, ठीक है। तो इसी बेसिस पे दिस इज़ माय कॉन्सेप्ट ऑफ लिवर। अब इसी बेसिस पे वी आर गोइंग टू सी टाइप ऑफ लिवर्स देखेंगे कि हम लोग शिफ्ट करेंगे लोड आर्म एफर्ट को, और वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस फल्क्रम, ठीक है। कभी मैं फल्क्रम आई विल ब्रिंग इट हेयर एंड आई विल ब्रिंग द एफर्ट हेयर, ठीक है, दैट ऑल्सो वन ऑफ द केस, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कंसीडर 3 सेट ऑफ लिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिवर का फंडा समझ में आएगा ना, दिस इज़ माई फल्क्रम, यहाँ पे मैंने लोड रखा, दिस इज़ माई बेसिक लेवल ऑफ माई लिवर, ठीक है। ये मेरा लिवर 1 होता है, बेसिक लेवल ऑफ लिवर, जब मेरा फल्क्रम इज बिटवीन माई लोड एंड माई एफर्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे m इंटू सपोज दिस इज़ माई 50 kg, 50 और ये मेरा 1 है, 1 मीटर, तो 50 इंटू 1, और ये अगर सपोज दिस वन इज़ माई 10 मीटर, ठीक है, दिस वन इज़ 10 मीटर एंड दिस वन इफ आई टेक दैट इज़ इक्वल टू F 50 इंटू 1 मीटर, दैट इज़ इक्वल टू मेरी एफर्ट कितनी लगेगी इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे मेरी एफर्ट कितनी आ गई, मेरी 5 न्यूटन ओनली, ठीक है। दिस मच इज़ द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द वेट ऑफ माई 50। तो जितना मैं लंबा करता जाऊँगा, सपोज इफ आई कीप इट 2000 100 मीटर कर दूँ मैं इसे, तो मेरी एफर्ट और कम हो जाएगी। तो जितना मैं बड़ा ये आर्म करता जाऊँगा, इफ़ माई आर्म इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस आर्म, मेरी एफर्ट कम होती जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द मैकेनिकल एडवांटेज। द एफर्ट आर्म D2 is larger than my my load arm. This is what we call the mechanical advantage, greater in this case, ठीक है। Now we'll see the type of this. We are going to see the type of levers देखते हैं आप, ठीक है। We are going to see the type of levers. तो फर्स्ट टाइप ऑफ लिवर्स में हमारा क्या होता है, फल्क्रम मेरा सेंटर में होता है, इधर वेट होता है, इधर मेरी एफर्ट होती है। तो हमने सीसॉ वाले एग्जांपल में देखा, और दिस इज़ ऑल्सो द केस ऑफ आर सिजर्स। सिजर्स में क्या होता है, ये सेंटर पे फल्क्रम होता है, आप इधर से एफर्ट लगाते हो, इधर से एफर्ट लगाते हो, एंड हेयर द लोड इज़ देयर, जो आप पेपर लगाते हो ना, सो हेयर द यहाँ पे लोड आता है एंड दिस इज़ गोइंग टू कट द पेपर, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, हमारा फल्क्रम ये है, हेयर इज़ योर लोड एंड हेयर यू आर अप्लाइंग द एफर्ट। तो ये कौन सा हो गया आपका, व्हेन यू आर लिफ्ट, जब आप ये कैरी करते हो ऐसे रोलर पे, व्हेन यू कैरिंग द लोड, ये आपका लोड सेंटर में आ गया, आप यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हो, यू आर लिफ्टिंग इट, सेंटर पे लोड है और ये आपका फल्क्रम है, ठीक है। सो दिस इज़ योर सेकंड क्लास, जब आपका फल्क्रम इधर आ जाता है। थर्ड क्लास क्या है, आपका लोड यहाँ पे है, एफर्ट सेंटर पे लग रहा है एंड दिस इज़ योर फल्क्रम। तो ये वाला आपका एग्जांपल आ गया, दिस केस, ठीक है। आपने एफर्ट आप यहाँ पे लगाते हो, दिस इज़ योर फल्क्रम, यू होल्ड दिस पॉइंट, दिस इज़ योर फिक्स पॉइंट, आप यहाँ पे एफर्ट लगा के आप यहाँ से लोड उठाते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर केस ऑफ योर थर्ड क्लास। सो दीज आर द 3 क्लासेस ऑफ द लिवर, ठीक है। एंड यहाँ पे यही बताया गया, इफ़ द फोर्सेस आर नॉट परपेंडिकुलर, तो यू हैव टू टेक द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट होता है, ये एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, दैट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस जीरो टॉर्क, ठीक है, जीरो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मेरा जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज़ गोइंग अलॉन्ग द जो मेरा बिकॉज यहाँ पे आर परपेंडिकुलर जीरो हो रहा है आपका, बिकॉज यहाँ पे साइन थीटा आपका जीरो है, ठीक है। जो आपका टॉर्क में होता है ना, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर साइन थीटा होता है आपका। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है दैट कंपोनेंट कम्स आउट टू बी जीरो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो जिसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाता है इसका एफ कॉस थीटा का। तो आपका जो यहाँ पे यू जस्ट टेक एफ साइन थीटा, तो यहाँ पे बस आपका एफ साइन थीटा हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर कुछ एक क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे को, इलस्ट्रेशंस, वी आर गोइंग टू सी दैट। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए इसमें एक सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है, सपोज बुक इज़ देयर, इफ़ यू हैव टू होल्ड द बुक एट वन पॉइंट, सो यू कैन होल्ड इट ऑन अ फिंगर, ठीक है। आप फिंगर पे होल्ड करते हो ना, इफ़ दिस बुक इज़ देयर एंड इफ़ यू
place your finger at this point, you can hold the book. So that is that point जहाँ पे आप hold कर पा रहे हो book को, that is what we call the center of gravity. So center of gravity का मतलब क्या हो गया, आपका जो book है, book is a rigid body, ठीक है, तो आप इस finger से आप इसको hold कर रहे हो, that means इसका जो weight है, इसका weight नीचे लग रहा है इसका, ठीक है, that is trying to move it downward. जो आप इसको hold कर पा रहे हो, ये reaction से hold कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपका reaction is equal to your weight, ठीक है, जो आपका जो finger का reaction है. दूसरा इसका क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब कि जो इस टॉर्क, इस जो आपके पॉइंट के, जो आपने जहाँ पे जिस पॉइंट किया हुआ है उसके जो मोमेंट्स हैं, मास के मोमेंट्स, अगर मैं कोई छोटा सा मास ले लूँ, इसका ये आर ले लूँ, तो इस वाले का या इस वाले मास पे नीचे mg लगेगा, तो ये mg का जो टॉर्क होगा अबाउट योर सेंटर पॉइंट दैट, और सारे mg's के जितने भी छोटे छोटे मास में ले लूँ, सबका अबाउट योर दिस टिप दैट विल कम्स आउट टू बी 0, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे इफ़ यू आर होल्डिंग दिस बुक और आपने यहाँ से होल्ड कर रखी है बुक को, सो दैट मीन्स जो जितने भी मेरे मासेस हैं उसका जो मेरा टॉर्क होगा, रोटेशनल टॉर्क होगा अबाउट दिस पॉइंट, दैट विल बी 0, ठीक है. अगर मैं ये वाला मास लूँ, ये वाला मास लूँ, इन सारे मासेस को मैं ऐड कर दूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दिस मासेस, तो उसका जो भी मेरा टॉर्क होगा अबाउट दिस पॉइंट मैं सबका टॉर्क निकालूँ, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 0, ठीक है. और मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है मेरा, कि मेरा जो नॉर्मल है, दिस नॉर्मल आर, इट्स बीन बैलेंसिंग माई mg, जो इसका बुक का वेट है, ठीक है, दैट इज़ बैलेंसिंग. और जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ताकि ये टिल्ट ना कर जाए, तो मेरा मास है, जो इधर के मासेस होंगे वो सारे इसको, इधर के मासेस को, मोमेंट को हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है. सो दैट इज़ वेयर वी आर हैविंग द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो वो जो जिस पे होल्ड कर रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि जितना भी मेरे, सपोज ये पॉइंट है, जितना भी जो मेरे मासेस है ना, तो मासेस का जो भी मोमेंट होगा, दैट शुड बी हैंडल्ड अबाउट दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. मैं ये इधर मासेस होगा, इधर ये जितने भी मासेस हैं मेरे, ठीक है, इन सबका टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, ये जितने भी मासेस हैं मेरे स्मॉल मासेस, इन सबका टॉर्क अबाउट दिस सेंटर पॉइंट, दैट शुड कम आउट टू बी 0. तो आई कैन राइट इट डाउन कि यहाँ पे जो एक तो आपका ये नॉर्मल, इट इज़ हैंडलिंग योर वेट, और दूसरा ये जो मासेस हैं, तो मैं आई कैन राइट इट डाउन कि माई सिग्मा ऑफ mi इंटू जी, ठीक है, इंटू आर, ठीक है, ये मेरा जो टॉर्क बनेगा, दैट शुड कम्स आउट टू बी 0 अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है. तो यहाँ पे जो होगा मेरा जी, तो मेरा 0 नहीं है, दैट शुड बी 0, mi ri, ठीक है, दैट शुड बी 0, ये मेरा 0 होना चाहिए. देन आई विल बी हैविंग, तो मेरे हो गए ना मोमेंट अबाउट दिस शुड बी 0. और ये कब होता है, हमने देखा था सेंटर ऑफ मास अगर मेरा ओरिजिन पे हो, 0 पे हो, अगर हम सेंटर ऑफ मास ही रेफरेंस फ्रेम लेके चलें, देन ऑल्सो दिस विल बी 0, ऑल माई मोमेंट्स कम्स आउट टू बी 0. ये हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, ठीक है. तो मोस्टली जो होता है हमारा, अगर इफ़ माई जी इज़ नॉट चेंजिंग, इफ़ योर जी इज़ नॉट चेंजिंग, इफ़ योर जी इज सेम, देन योर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अगर आप सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होता है वहीं आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इफ़ योर जी इज़ नॉट चेंजिंग, ठीक है. छोटी बॉडीज़ के लिए, अगर आपकी बॉडी बहुत बड़ी है, तो जैसे होता है हाइट के साथ आपका जी चेंज होता है ना, इफ़ योर बॉडी इज सो बिग, तो जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाते जाते हो, आपका जी चेंज होता रहता है. तो उस केस में आपका सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. बट आपकी बॉडी जो है बहुत छोटी बॉडी है, विच इज़ नियर टू योर अर्थ ऑब्जेक्ट, अर्थ के बिल्कुल पास में है, देन इन दैट केस वी कैन से जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. अदरवाइज कॉन्सेप्ट दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है. सो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है कि जो ये जो ब्लॉक दिस बोर्ड, हाउ यू कैन हैंडल, यू हैव टू हैंडल इट. आपका जो रिएक्शन इज इक्वल टू योर mg, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आएगा ताकि ये बुक टिल्ट और फॉल ना हो. इसके लिए क्या होगा, जो आपकी टॉर्क होगी ऑफ दिस स्मॉल वेट्स जितने भी ये होंगे, m1 m2 m3 m4 जितने भी होंगे इंडिविजुअल पार्टिकल्स के, दैट शुड बी 0, ठीक है. टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी 0. So the total torque due to the forces of m1 m2 up to all the particles should be 0, ठीक है. So इससे क्या निकलता है मेरा टॉर्क अबाउट टॉर्क ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इज ri m1g, ठीक है, दैट शुड बी 0. यहाँ पे क्या होगा मेरा g तो 0 नहीं होगा, दिस वन कम्स आउट टू बी 0. तो mi ri का सम मेरा दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये मेरा 0 होना चाहिए. और ये 0 जो होता है मेरा, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि दिस इज नथिंग बट दिस इज 0 एंड दिस वी हैव सीन दिस 0. जब हम सेंटर ऑफ मास अपना ओरिजिन पे लेके चलते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो वी कंसीडर ऑल आर मोमेंट विल बी 0, ठीक है. सो इन दैट केस वी कैन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है.
बट दिस केस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन योर बॉडी इज़ स्मॉल, ठीक है। अगर आपकी बॉडी बहुत बड़ी है और बॉडी के मासेस हैं, सपोज दिस बॉडी इज़ देयर, ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बड़ी बॉडी है, यहाँ पे वेट, यहाँ पे जी ज़्यादा है, यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे ऊपर वाले मासेस पे जी की वैल्यू कम है, ठीक है। सो यहाँ पे जी सपोज यहाँ पे आपका 10 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, यहाँ पे आपका जी 9.5 मीटर पर सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो नीचे वाले जितने भी मासेस है उस पर जी ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वाले मास का अगर मैं देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास तो मेरा वही रहेगा जो पहले रहेगा, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा नीचे आ जाएगा अगर मेरा बॉडी इज़ क्वाइट बिग, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया इफ़ माई बॉडी इज़ क्वाइट बिग, अगर मेरी बॉडी बहुत बड़ी है, ठीक है। सो फॉर दिस इज़ ट्रू, सेंटर ऑफ मास is equal to center of gravity is true only for the small bodies. So when the body is small then only this is true, otherwise for the big bodies this is not true, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे को बताया हुआ है कि इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो किस तरीके से निकालते हैं, यू टेक द बॉडी, उसको एक पॉइंट पे हिंच करके उसको हैंग कर दो, ठीक है। तो ये जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी लाइंग अबाउट दिस एक्सिस, जिसके परपेंडिकुलर ये हैंग कर रहा होगा, आप वो एक्सिस के अबाउट उसकी लाइन खींच दो, ठीक है। ये लाइन खींच दी मैंने उस रिजिड बॉडी की, ठीक है। फिर मैं इसको हैंग करूँगा फ्रॉम बी टू बी, ठीक है। ये मेरा हो गया बी, अब मैं इसको हैंग करूँगा फ्रॉम बी से बी डैश पे, ठीक है। फिर मैं वो लाइन खींच दूंगा। सो जहाँ पे ये दोनों लाइन मेरी इंटरसेक्ट करेगी बी और ए की, दैट पॉइंट विल बी माई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। दैट पॉइंट विल बी माई सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपको किसी इरेगुलर शेप का निकालना है थ्रू दिस, ठीक है। रेगुलर शेप्स का तो हमने जैसे सेंटर ऑफ मास देखा था, फ्रॉम देयर वी कैन गेट इट, बट अगर इरेगुलर शेप का अगर आपको निकालना है तो दिस इज़ वन ऑफ द वे, आप उसको हैंग कर दो और उसका देखो कि सेंटर ऑफ मास शुड बी लाइंग ऑन दिस, किसी ना किसी पॉइंट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। सेकेंड वाला इसको फिर से एक और एक्सिस पे हैंग करता हूँ, इस वाले अब मैं इसको मैं बी डैश से हैंग करता हूँ, बी डैश से, ठीक है। ये मैंने रोटेट करके इधर लिया, बी डैश से हैंग कर रहा हूँ, तो ये बी डैश भी मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा, इसकी अक्रॉस भी लाइन खींच दी मैंने। अब जो ना ए डैश और बी डैश की जो लाइन खींची है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, दैट विल बी माई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वही पता रखा है, इफ़ योर जी इज़ वेरिंग then your center of mass will not coincide with your center of gravity, ठीक है। center of mass is a different concept, center of gravity is a different concept, but दोनों इक्वल हो जाते हैं if we have the smaller bodies, ठीक है। छोटी बॉडी के लिए दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास जो हमारा होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ बॉडी के बराबर होता है इफ़ द ऑब्जेक्ट आर होमोजीनियस एंड दे आर स्मॉल इनफ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को वही बता रखा है, इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रेगुलर बॉडी, ठीक है, उस केस में किस तरीके से निकालना है। सो एक तरह हैंग करो उस बॉडी को, उसका इंटरसेक्शन, उसका mark the vertical A dash, then suspend the body through B point and mark its BB dash and intersect or they will be intersecting at a center of gravity point, ठीक है। But the body should be small enough. If the body is small enough, then we can also say कि this is our center of mass also, right? अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं. We'll see two questions which is based on our this liver example, ठीक है, liver and rotational equilibrium और mechanical equilibrium example, ठीक है। हमारे को दे रखा है मेटल बार है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग की मेटल बार है ये, ठीक है, और इसका वेट दे रखा है 4 kg, ठीक है। एंड दिस ये हमारे को देखा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और होमोजीनियस है, तो वी कैन कंसीडर जो मास होगा इसके सेंटर पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। ये जो इसका टोटल सेंटर होगा 70 है, तो ये 35 पे लाई कर रहा होगा दोनों साइड से, ठीक है। इसका सेंटर पे लाई कर रहा होगा 35 4 kg मास इज सपोर्टेड बाय 2 नाइफ एचेस, ये मेरे 2 नाइफ एचेस हैं जिस पे सपोर्ट हो रखी है। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पे रखे गए हैं। और ये टोटल मेरा 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 35। नाउ एक और मैंने 6 kg का मास सस्पेंड किया है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, तो यहाँ से ये मेरा 30 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 30 सेंटीमीटर हो गया। दिस इज़ माई 30 सेंटीमीटर में मैंने एक और मास वेट 6 kg का एक और टांगा हुआ है, ठीक है। फाइंड द रिएक्शन ऑफ द नाइफ एजेस का रिएक्शन बताना है। सो व्हाट वी विल डू, विल टेक द ट्रांसलेशन, विल टेक द वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, विल टेक द मोमेंट को इक्वेट करते हैं इसके, ठीक है। बिकॉज द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज़ नॉट मूविंग, कोई बॉडी पे मोशन नहीं हो रहा, तो बॉडी इज़ इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग क्या करते हैं इसका, विल टेक हमारा वर्टिकल एक्सिस में ही हमारी फोर्सेस हैं, एक तो ये एक मास हो गया, एक ये मास हो गया, और ये 2 रिएक्शन हो गए इससे जो मेरे नाइफ एजेस से आ रहे होंगे, ठीक है। तो मेरा वर्टिकल FY में वी कैन
वी कैन टेक द एफ वाई नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कर सकेंगे। और दूसरा विल फाइंड आउट कि इस पॉइंट के अबाउट हम लोग निकाल लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं। इसका टॉर्क जो होगा इसका तो 0 हो जाएगा टॉर्क, ठीक है, इसका इन तीनों का टॉर्क निकाल लेते हैं अबाउट द पॉइंट जी, एंड दैट ऑल्सो विल इक्वेटेड टू 0, ठीक है, बिकॉज द बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले ये करते हैं, यहाँ पे ये भी बता रखा है द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट एज अ सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है, बिकॉज द माई रॉड इज यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। फिर हमारे को क्या कर रखा है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में वी आर इक्वेटिंग आर दिस R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू माई W1 प्लस W, ठीक है, हम इससे इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेट जो मेरा FY होगा दैट इज़ 0, ठीक है, नेट FY 0। तो यहाँ पे नेट FY कितना हो गया मेरा R1 प्लस R2 माइनस W1 माइनस W इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन बन गई। दूसरी हम इक्वेशन बनाएंगे फॉर आर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम मोमेंट्स लेंगे अबाउट द पॉइंट जी, ठीक है, पॉइंट जी के अबाउट लेते हैं। ये मेरा जी पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले इसका लेते हैं, तो इसका दिस इज़ माई आर, ये मेरा आर हो गया। आर क्रॉस एफ करेंगे, दिस इज़ इन दिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये इसको, जो मेरा ये मेरा आर है इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, ठीक है। सो मेरा जो यहाँ पे टॉर्क आएगा दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ द, ठीक है। तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, आई विल टेक दिस एज पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसका देखते हैं दिस वन, ये इसको इधर की साइड में रोटेट कराएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये इसका भी पॉजिटिव आ गया, इसका भी पॉजिटिव होगा। इसका क्या होगा 0 होगा, इसका 0 हो जाएगा बिकॉज आर इज़ 0 हेयर, ठीक है। यहाँ पे आर कितना है 5, ठीक है, यहाँ पे आर कितना है दिस इज़ 30, ठीक है, बिकॉज ये 10 है ना, नहीं सॉरी दिस विल बी 25 बिकॉज ये मेरा 10 है एंड दिस वन इज़ 35 सेंटर ऑफ, तो ये मेरा 25 हो जाएगा इसका आर। इसका भी आर 25 होगा। अब इसका देखते हैं, दिस इज़ गोइंग टू, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ये है, आर ये है, तो आर क्रॉस एफ कम्स आउट टू बी इज गोइंग टू रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये मेरा क्लॉकवाइज हो गया। तो इसका जो मेरा टॉर्क, इसका जो मेरा मोमेंट आएगा R1 का दैट विल बी नेगेटिव, क्लॉकवाइज है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसका भी पॉजिटिव। तो इसका मोमेंट ऐड करके इसमें इसका माइनस कर देंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट हेयर। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसका नेगेटिव है बिकॉज हमारा क्लॉकवाइज है, इन दोनों का ऐड अप किया दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आप वैल्यू डाल दो, आपको R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू यू कैन टेक आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है, R1 R2 फ्रॉम दिस एग्जांपल। यहाँ पे हमारा ऊपर ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से हम R1 R2 निकाल लेंगे बिकॉज W1 W2 इज बिन गिवन टू अस 4 and 6, तो यहाँ से R1 प्लस R2 आ गया हमारा, दैट कम्स आउट टू बी 98 न्यूटन, ठीक है। वी जस्ट पुट द वैल्यू, यहाँ से R1 की वैल्यू आप ये इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आपकी इससे आ जाएगी, ठीक है, इससे आ जाएगी दूसरी इक्वेशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। सो आपके R1 और R2 की 2 इक्वेशन आ गई, यू कैन सॉल्व देम, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके यू कैन गेट द R1 एंड R2 जो आपको निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरी एक लेडर है, दिस लेडर इज़ देयर, ठीक है, दिस लेडर इज़ देयर, और यहाँ पे जो दे रखा है फ्रिक्शनलेस वॉल है, ये फ्रिक्शनलेस है, दिस वॉल इज़ फ्रिक्शनलेस बट देयर इज़ अ फ्रिक्शन है, ठीक है, ये फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो स्लिप हो जाएगी, तो दैट्स वाई यहाँ पे फ्रिक्शन है, दिस वन इज़ फ्रिक्शनलेस, ये वॉल फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन है तो एक फ्रिक्शन इधर आएगी, तो यहाँ पे जो मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स होगी दैट विल नॉट बी परपेंडिकुलर बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी दैट विल बी मेकिंग सम एंगल, बिकॉज यहाँ पे जो 2 कंपोनेंट आएंगे, इसका नॉर्मल आएगा और एक इसका फ्रिक्शन कंपोनेंट आएगा इस कॉन्टैक्ट का। यहाँ पे बस मेरा नॉर्मल कंपोनेंट आएगा, दैट इज माई फोर्स, टोटल जो मेरी फोर्स आएगी यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज हैविंग द नॉर्मल कंपोनेंट, फ्रिक्शन कंपोनेंट हेयर इज 0, ठीक है। और तीसरा जो फोर्स आएगा, सपोज वन फोर्स इज दिस नॉर्मल, अनदर फोर्स इज दिस वेट हो गया इसका, और एक यहाँ से जो इसको नॉर्मल मिलेगा, ठीक है, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, ठीक है, 2 नॉर्मल आ गए ग्राउंड से, एक फ्रिक्शन आ गई, एक इसका मास हो गया, ठीक है। सो दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू इट, और ये सारी कोप्लेनर फोर्सेस हैं, ठीक है। तो हमारे को उसको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी, Fx इज इक्वल टू 0, Fy इज इक्वल टू 0, ठीक है, बिकॉज द बॉडी इज़ नॉट मूविंग, ये मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इससे मेरा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम आ गया, और फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम करूंगा, मैं टॉर्क निकालूंगा अबाउट दिस पॉइंट निकालते हैं, बिकॉज इसकी वजह से ये वाला 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, बस हमारे को 2 टॉर्क कंसिडर करने पड़ेंगे, वेट का और दिस का, ठीक है। और इसका जो होगा मेरा इस वाले पॉइंट के अबाउट ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज, अगर ये टोटल 1 है तो ये वाला मेरा दिस विल बी, सो दिस वन इज़ टोटल 3, ये 1, ठीक है, ये मेरा 2√2 हो जाएगा, तो ये मेरा यहाँ से वी कैन टेक दिस वैल्यू, ठीक है, ये मेरी 1.5, ये 0.5 आ जाएगी। सेम मेरे को इसका निकालना है, इसका रोटेशन, इसका मेरा हो जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट दिस विल बी 2√2, ठीक है, इसका जो R होगा दैट विल बी 2√2, ठीक है, मेरे पास R है, सो विल फॉर्म 2 इक्वेशंस, पहले हम बनाते हैं। सो यहाँ पे वही बता रखा है, जो आपकी फोर्स होगी F1 which is perpendicular to the wall, जो F2 होगी that will not be perpendicular and we have to resolve it into 2, one is normal reaction, one is my frictional force, ठीक है।
एंड द फ्रिक्शन इज गोइंग टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग ऑफ माई लैडर। अब हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगाएंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन Fy में लगाते हैं। Fy में मेरी कौन कौन सी फोर्सेज हैं? दीज आर द टू फोर्सेज इन Fy, दिस नॉर्मल एंड दिस वेट। सो नॉर्मल इज वेट चेकिंग, नॉर्मल माइनस वेट बिकॉज अपर साइड पॉजिटिव ले लो, नीचे नेगेटिव, तो n माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये पॉजिटिव लो, ये मेरा एक्सिस है x एंड y, तो ये वाली साइड मेरी पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ पे कौन कौन सी मेरी फोर्सेज आ गई? ये इधर फोर्स है मेरी, और दूसरी कौन सी है? ये। तो फ्रिक्शन फोर्स माइनस दिस नॉर्मल फोर्स F1, तो F दिस नॉर्मल, सो F ये फ्रिक्शन फोर्स माइनस FR इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई मेरी, फ्रिक्शन फोर्स माइनस F1, दिस इज माई F1, सो दिस वन इज F1, दिस वन इज F2। ये वाली जो नॉर्मल यहाँ से F2 है, ये F1 है, और ये मेरी फ्रिक्शन है। ठीक है, F, तो दिस कम्स आउट F माइनस F1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब तीसरा मैं लगाऊंगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, तीसरा हम लगाएंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। अब तीसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम वी आर गोइंग टू टेक अबाउट द पॉइंट O, इस हमने बताया ना, जहाँ वो वाला पॉइंट लेते हैं जहाँ से हमारी मैक्सिमम फोर्सेस हमारे को रिजॉल्व करने के लिए कम हो जाए। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट मेरी इसका 0 हो जाएगा और इस वाली फोर्स का 0 हो जाएगा, तो हम इसके अबाउट लेते हैं। तो इसके अबाउट लेते हैं हम, ये कितना आएगा? ये इसको इट इज़ गोइंग टू रोटेट इट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज़ माई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसका आएगा मेरा वेट का नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसका देखते हैं, इसका इधर डायरेक्शन में आ रहा है, तो दिस विल बी, दिस इज़ माई R, ये R परपेंडिकुलर हो गया 2√2, फोर्स इस डायरेक्शन में आ गई, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या हो रही है मेरी? इट इज़ रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो मेरा टॉर्क होगा दैट इज पॉजिटिव, और इसका मेरा टॉर्क नेगेटिव होगा, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो 2√2 जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया F1 का, ठीक है, ये पॉजिटिव है इसका, माइनस 1/2 जो मेरा नेगेटिव टॉर्क है वेट का, 1/2 दिस। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, विल गेट द वैल्यू। वेट हमारा ऑलरेडी है 20 ग्राम का, तो वेट हमारे को पता है, वेट से हमारा यहाँ से n निकल जाएगा। ठीक है, n आपका ये आ गया, यू पुट द वैल्यू ऑफ यहाँ से इक्वेशन 3 में, दिस इज़ वेट आपको पता है, F1 आ जाएगा आपका, F1 आ जाएगा तो F आ जाएगा आपका। ठीक है, F1 आ गया आपका, ये F1 से F आ गया, एंड फ्रॉम हेयर यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट, क्या निकालना था हमारे को? फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑन द वॉल एंड द फ्लोर। तो रिएक्शन फोर्सेस ये वाली तो वॉल की तो आ गई मेरी, दैट इज़ माई F1। अब F2 निकालना है, F2 निकालना है मेरे को, यहाँ पे पूछा है रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, तो आई हैव टू फाइंड आउट बोथ F एंड F2। ठीक है, और ये मेरा को F1 ये वाला हो गया, दिस इज माई F1, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस दोनों निकालनी है, फ्रिक्शन फोर्स एंड F2। ठीक है, अब इन दोनों को मैं I'll take, because I have to find out the reaction forces, so we'll take the this is my normal and this is my friction। तो इन दोनों का नेट ये आ गया मेरा F, ये मेरा F2 था, तो ये मेरा दोनों का नेट आ गया FR। ठीक है, इन दोनों का नेट आ गया, दिस इज़ माई फ्रिक्शन, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो वी हैव डन इट, F² + n², ये मेरा 199 आ गया। एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ F2, द एंगल F2 इज़ मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल। सो ये मेरी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स हाउ मच, सॉरी दिस फोर्स, दिस इज़ माई F2 कॉन्टैक्ट फोर्स जो है मेरी, दिस कॉन्टैक्ट फोर्स हाउ मच एंगल इट इज़ मेकिंग विद द नॉर्मल, दैट वी कैन फाइंड आउट। दिस इज़ नथिंग बट योर F डिवाइडेड बाई tan थीटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई n। ठीक है, F और n की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, विल डू दैट। सो tan थीटा इज इक्वल टू, सो यहाँ पे अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू n/f, तो अल्फा क्या दे रखा है यहाँ पे? सो F2 मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ निकाला हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ निकालोगे आप, तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज़ योर FC F2, दिस इज़ योर नॉर्मल, दिस इज़ योर फ्रिक्शन। इफ दिस इज़ अल्फा देन tan अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू n/f। tan अल्फा यहाँ से ये हो गया ना, n ये हो गया, तो tan अल्फा हो गया आपका n/f। ठीक है, तो आपको अगर नॉर्मल से अगर आपको हॉरिजॉन्टल से निकालना है, राइट, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो दिस वाज देयर इन दिस क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही था हमारा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो विल टेक अ क्विक रिव्यू, आज हमने क्या क्या देख लिया। सो आज का जो हमारा था टॉपिक, वी वर सपोज टू कवर अप इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसमें हमने देखा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम दैट कंप्राइजेस ऑफ माई बोथ ट्रांसलेशन एंड माई रोटेशनल इक्विलिब्रियम, हमें दोनों को इक्विलिब्रेट करना था इसमें। तो हमने देखा वी हैव डन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एंड द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होता है मेरा नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी 0, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन माई लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एक्सेलरेशन इज 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है मेरा नेट टॉर्क शुड बी 0 एंड माई एंगुलर मोमेंटम इज 0, एंगुलर एक्सेलरेशन इज, एंगुलर मोमेंटम चेंज इज माई 0 एंड माई एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, और ये हम लोग वी कैन टेक इट अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, दैट शुड कम्स आउट टू बी 0 फॉर माई रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है,
एंड देन फॉर द कोप्लेनर हमने देखा वी हैव टू डू 3 सेट ऑफ इक्वेशन बनानी पड़ती है, विद 2 विद द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, 1 विद द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम देखा हमने कॉन्सेप्ट कपल का, वेयर वी हैव सीन दिस मैग्नेटिक निडल एंड बॉटल ओपनिंग वाला। फिर हमने लिवर देखा, लिवर जिस कपल इज द एक्सटेंशन ऑफ अ लिवर ओनली, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल देखे, देन वी हैव सीन दिस वन एग्जाम्पल देखे वेयर वी हैव सीन दिस एग्जाम्पल ऑफ लिवर्स, ठीक है। टाइप ऑफ लिवर्स देखे, वेयर आर लोड एफर्ट एंड फल्क्रम इज बिन शिफ्टिंग, इन दोनों के शिफ्टिंग से वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ लिवर। एंड हमने कॉन्सेप्ट देखा लिवर में मैकेनिकल एडवांटेज का। एंड लेटली हमने देखा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और देखा हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है, एंड फिर हमने देखा हाउ इट इज़ what are the cases when it is not a center of mass, ठीक है, when it is away from, when it is not equal to center of mass, ठीक है। तो दिस आर द कंसेप्ट वी हैव सीन, राइट। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, हमने अभी तक रोटेशनल एनालॉग सारे देख लिए, बट वी हैव नॉट सीन एनी रोटेशनल एनालॉग ऑफ आवर मास का अभी तक कोई रोटेशनल एनालॉग नहीं देखा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ आवर मास। सो वी आर गोइंग टू begin our rotational mass, that is moment of inertia देखना शुरू करेंगे in the next lecture, right। ठीक है फिर, all right, thank you।